हेलो स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली क्लास जो कि आरबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड एनसीईआरटी के जो सिलेबस है इन दोनों में पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखो, आरबीएसई बोर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर है, गाउस लॉ सेकंड चैप्टर है, लेकिन ये राजस्थान बोर्ड में है। एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और गाउस लॉ को मिला के पूरा पहला चैप्टर है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। ज़्यादातर तुमने ये चैप्टर आजकल यूट्यूब पर सभी टीचर इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं लगभग, लेकिन अब हमने स्टार्ट कर दिया है। सभी जगह से पहले पढ़ के आए, उसके बाद ये चैप्टर देखें, सभी से कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तुमको इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो अभी बाद में पहुंचेंगे। इससे पहले यहाँ पे जो शब्द है ना इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत, इसके बारे में फील्ड पे बाद में पहुंचेंगे, पहले विद्युत के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ेंगे आवेश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज। आवेश के बारे में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि आवेश क्या होता है। इस चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि ऐसे मान के चलो कि हमको आवेश के बारे में कुछ नहीं आता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है उससे मतलब नहीं है, वो जब बता दूंगा मैं कब तुमको वो मान के चलना है कि हाँ इनकी खोज हो गई है। अभी ऐसे सोचें कि इन किसी की भी खोज नहीं हुई है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ही स्टेप बाय स्टेप हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई आवेश हमको पहले से पता है ये आवेश होता है, तो हमको इतना कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं और ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल रिसर्च होती कैसे है, साइंटिस्टों ने कैसे कैसे करके आवेश को खोजा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत की। एक टॉपिक है सबसे पहले जिसका नाम है वैद्युत। कुछ डेफिनेशंस है वो मैं बता देता हूं। वैद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वैद्युत की क्या होती है, सुनो। वैद्युत की क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश का अध्ययन करते हैं। जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? आवेश का। वो क्या कहलाती है? वैद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब सुनो, आवेश की स्थिति और गति के आधार पर इसके दो पार्ट और होते हैं और उसी आधार पर अपनी पूरी फिजिक्स फर्स्ट चलने वाली है। कैसे समझो। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वैद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी परिभाषा लिखेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है वैद्युत की कहलाती है। इंग्लिश वाले अगर चाहें तो लिख लो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं वैद्युत की के प्रकार। तो जो वैद्युत की होती है ना, ये दो टाइप की होती है। वैद्युत की कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। सबसे पहले एक होती है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, और दूसरी होती है धारा वैद्युत की, धारा वैद्युत की, स्थिर विद्युत की और धारा वैद्युत की। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसको हम लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको लिखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसको लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इनकी डेफिनेशंस क्या है, कैसे क्या है, देखो। हालांकि हमने अभी आवेश के बारे में पढ़ा नहीं है, वो पढ़ेंगे, पर मान के चलो कोई आवेश है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज या तो ये रेस्ट पोजीशन में होगा, रेस्ट का मतलब है स्थिर,
स्थिर का मतलब जो गति ना करे, जिसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो हो, या फिर ये मूवमेंट कर रहा हो यानी कि गति कर रहा हो। तो जब कोई आवेश स्थिर होता है, जब कोई आवेश स्थिर होता है, स्थिर आवेश का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा या वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा वैद्युतिकी। तो जब आवेश गति करता है, जब आवेश गति करता है, देखो गति भी दो प्रकार की होती है, एक तो एक समान वेग से गति करे और एक उसका वेग चेंज हो, मतलब कभी तो वेग बढ़े कभी घटे। तो एक समान वेग और दूसरी त्वरित गति, एक समान गति, एक समान वेग से गति और त्वरित गति। उस आधार पर भी ये दो प्रकार में बढ़ जाएगी, लेकिन वहां हम जाएंगे नहीं। अभी हमको एक्चुअल में ये पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन ये जब हम पढ़ लेंगे तो साथ में डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, केवल इस डेफिनेशन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिशील आवेशों का अध्ययन। और गतिशील, अच्छा एक चीज, सिर्फ आवेश का अध्ययन नहीं, आवेश और उसकी गति या स्थिति की वजह से जो इफेक्ट जनरेट हुआ है, जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है, उसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहली परिभाषा है स्थिर विद्युत की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, जिसमें स्थिर आवेश एवं इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। धारा विद्युत की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, धारा विद्युत की कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गई वैद्युत की। अब इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आवेश को पढ़ना। तो हम आवेश पे चलते हैं, कैसे कैसे करके आवेश की खोज कहां से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे पहुंचा, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो कब इसकी स्टार्ट हुई, आवेश की खोज कहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसकी खोज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज, ये लिख लो, हेडिंग ये लगा दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली हेडिंग हमने पढ़ी वैद्युत की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, वैद्युत की। वैद्युत की दो प्रकार की होती है, स्थिर वैद्युत की और धारा वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की जिसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, और जिसमें गतिशील आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, धारा वैद्युत की कहलाती है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश की खोज। विद्युत आवेश की खोज कैसे हुई, कहां से स्टार्ट हुई, वो मैं बताता हूं तुमको। देखो सबसे पहले एक चीज है जिसका नाम है ईसा पूर्व, इसको मैं पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में, कि जो ये इंग्लिश कैलेंडर है अपना, जिसमें जनवरी फरवरी चलते हैं, एक हिंदी महीने वाला होता है, चैत्र वैशाख वाला, ठीक है। इंग्लिश मंथ्स के अकॉर्डिंग जनवरी फरवरी ये हम पढ़ते हैं, और जो 2020 अभी चल रहा है, 2020 चल रहा है, ये इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग है। हिंदी मंथ में ये 2020 नहीं है, कुछ अलग है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जब ईसा मसीह के जन्म हुआ था, उसको माना था सन 0, वो सन 0 था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अभी चल रहा है सन 2020, तो मतलब ईसा मसीह का जन्म अब से कितने साल पहले हुआ था, तो 2020 साल पहले हुआ था। इससे पहले का जो समय है ना, उसको ईसा पूर्व माना जाता है। कैसा माना जाता है, ईसा पूर्व। जैसे ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले लिखेंगे 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व,
इसी तरीके से 1000 ईसा पूर्व भी लिखेंगे हम, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखो लगभग सबसे पहले आवेश के बारे में देखो, उस समय इतनी समझ लोगों में नहीं थी कि वो आवेश के बारे में रिसर्च कर पाए। तो रिसर्च दो तरीके से होती है, या तो कोइंसिडेंट, मतलब खोज किसी और चीज को रहे हैं, मिल कुछ और जाए, तो या तो रिसर्च ऐसे होती है या फिर आवश्यकता रिसर्च कराती है। ठीक है, तो यहां पे एक कोइंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से रिसर्च हुई, और ये कोइंसिडेंट सबसे पहले लगभग, ध्यान रखना मैं लगभग लिख रहा हूं, तो लगभग का मतलब ये होता है कि फिक्स नहीं है, लगभग 600 ईसा पूर्व, लगभग 600 ईसा पूर्व एक ग्रीक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थैल्स। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? थैल्स। वैज्ञानिक ना कह के इसको एक नॉर्मल व्यक्ति भी हम कह सकते हैं, और नॉर्मल व्यक्ति भी क्या है, एक मैथमेटिशियन था। थैल्स नाम का एक गणितज्ञ था। तो देख लो, पहले चैप्टर में कहानी सुना रहा हूं मैं। थैल्स नाम का गणितज्ञ था, लगभग 600 ईसा पूर्व। लगभग इसलिए कि ये एग्जैक्ट नहीं पता है, इसका जो एग्जैक्ट कितने ईसा पूर्व था तो वो हो सकता है 550 से 625 के बीच में, वो 625 से 550 के बीच में लगभग इसका है। एग्जैक्ट हम इसका नहीं पता, क्योंकि जो थैल्स था ना, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड का मतलब है इसने ऐसी कोई भी चीज लिख के नहीं रखी जिससे एग्जैक्ट पता चल सके कि ये कब की बात है। तो वो लगभग, इसके जन्म जब से हुआ मरा तब के बीच में आता है 600, तो लगभग 600 ही मान लिया। लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक वैज्ञानिक थैल्स, जो कि एक गणितज्ञ था, वैज्ञानिक ना कह के इसको गणितज्ञ कहेंगे, लगभग 600 ईसा पूर्व थैल्स नाम के ग्रीक गणितज्ञ ने एक घटना देखी। इसने क्या देखी? एक घटना। और वो घटना क्या थी? वो घटना सुनो। इसने क्या किया, एक पदार्थ लिया जिसका नाम होता है एम्बर। एक पदार्थ लिया जिसका नाम क्या होता है? एम्बर। इस पदार्थ को लिया, और इस पदार्थ को लेने के बाद इस पदार्थ को रगड़ा। इस पदार्थ को लेने के बाद इसको रब कराया किसी दूसरे पदार्थ से। इस पदार्थ को लिया और इस पदार्थ को ऊन से रगड़ा। इस पदार्थ को लेने के बाद किससे रगड़ा? ऊन से। और ऊन से रगड़ने के पश्चात इसने पाया कि यह एक विशेष गुण अर्जित कर लेता है। यह एक विशेष गुण अर्जित कर लेता है। और वो गुण क्या था? सुनो। तो पहले एक बार घटना का वापस समझ लो। पहली बार आवेश के बारे में, या पहली बार आवेश के बारे में किसको पता चला, या आवेश का प्रैक्टिकल किसने देखा? तो सबसे पहले लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक वैज्ञानिक, ग्रीक गणितज्ञ थैल्स ने एक घटना देखी। घटना क्या थी कि एम्बर नामक पदार्थ को रगड़ा। किससे? ऊन से। एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, और रगड़ने के बाद इसमें एक विशेष गुण आ गया। और वो विशेष गुण क्या था? वो विशेष गुण था, जैसे ये एम्बर है, इसको ऊन से रगड़ लिया, ऊनी कपड़े से ऐसे रगड़ लिया। रगड़ने के बाद जैसे इसको लिया, रगड़ लिया, रगड़ने के बाद जैसे ही इसको जमीन के पास ले गया वो, तो यह जो एम्बर का जो टुकड़ा था, यह छोटे स्मॉल पार्टिकल, छोटे कणों, अब छोटे कणों में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, कॉमा, धूल के कण हो गए, कागज के छोटे टुकड़े हो गए, कागज के छोटे टुकड़े, और धूल हो गई, धूल के कण हो गए, कागज के छोटे टुकड़े हो गए, लकड़ी के छोटे टुकड़े हो सकते हैं, कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स। इसको रगड़ने के बाद जैसे ही इनके पास लेके गया, पास ले जाने का मतलब है कि इसने उनको टच नहीं कराया, दूर से ही ये इनको अपनी ओर क्या करने लग गए? आकर्षित। ये एम्बर की तरफ आकर्षित होने लग गए, एम्बर से चिपकने लग गए। इस घटना को सबसे पहले थैल्स ने देखा था, और एम्बर नामक पदार्थ
को ऊन से रगड़ने के बाद ये घटना हुई थी। ठीक है, एम्बर क्या होता है? देखो, एम्बर का वर्तमान दैनिक जीवन में और हमारे तुम्हारे जीवन में कोई यूज नहीं है। ये उस समय का मतलब है कि अब चल रहा है 2020 और इसकी रिसर्च है कब की? 600 ईसा पूर्व, मतलब 2020 में 600 और जोड़ दो तो लगभग 2620 साल पहले, या लगभग 2600 मान लो उसको, लगभग आज से 2600 साल पहले, जहां साइंस का नामो निशान नहीं था ढंग से, उस समय ये जो पदार्थ है ये समुद्र के बाल्टिक सागर है, वहां पे ग्रीक में बाल्टिक सागर के किनारे पे एक पीला रेजिन पदार्थ था, समुद्र के किनारे पे आके इकट्ठा हो जाता था ये। उस पदार्थ को सॉलिड पदार्थ था, उस पदार्थ को जैसे ही ऊन से रगड़ा तो ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इस इंसिडेंट से उसने क्या रिजल्ट निकाला अब मैं तुमको बताता हूं। पुराने समय में विज्ञान से ज्यादा अध्यात्म था, तो इसने एक आइडिया लगाया। देखो वो आइडिया क्या है? इसने सोचा कि प्रत्येक वस्तु पहले सजीव होती है, मरने के बाद वो निर्जीव हो जाती है, मरने के बाद वो निर्जीव हो जाती है, ऐसा इसका मानना था। अगर हम, जैसे ये है एम्बर, ये कभी सजीव रहा होगा अकॉर्डिंग टू थैल्स। अब यदि इसको हम किसी और चीज से रगड़ें, अगर हम इसको किसी और चीज से रगड़ें तो इसकी जो आत्मा है, साइंस में ये चीजें थोड़ी अजीब लगेंगी बट ये ऐसा ही मानता था, इसकी जो आत्मा है वो जग जाती है और इसकी आत्मा इनको आकर्षित करने लग जाती है, ऐसा माना था किसने? थैल्स ने। जब विज्ञान की बात ही थैल्स ने नहीं की तो विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले ये चीज थैल्स ने ही प्रैक्टिकल की थी, इसलिए इस प्रैक्टिकल को पढ़ रहे हैं हम। ये नहीं पढ़ रहे कि थैल्स ने ऐसा माना, आत्मा वात्मा, ये शायद तुमको तुम्हारी किताबों में मिले भी नहीं कहीं। ठीक है, ये लेकिन अगर तुम विकिपीडिया पे जाके गूगल पे पढ़ोगे तो तुमको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ देखा है इसने, ये सबसे पहले प्रैक्टिकल करके देखा थैल्स ने। दूसरा, नंबर 1 तो सबसे पहले किसने महसूस किया? थैल्स ने। क्या महसूस किया? एक अजीब सी घटना। इसके बाद में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, और विलियम गिलबर्ट, ये बात है सन 1600। सन 1600 मतलब बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से लगभग 420 साल पहले विलियम गिलबर्ट ने सन 1600 ईस्वी में बताया, क्या बताया? कि जैसे जैसे एम्बर को ऊन से रगड़ने के बाद वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है, ऐसे सिर्फ एम्बर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। इसने बताया जैसे कि कांच, एम्बर, एबोनाइट आदि पदार्थ भी एम्बर की तरह व्यवहार करते हैं। इनको यदि कुछ विशेष पदार्थों से रगड़ा जाए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कांच को किससे रगड़ेंगे? एम्बर को किससे? एम्बर को ऊन से रगड़ा। कांच को किससे रगड़ने पे ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित करेगा? एबोनाइट को किससे रगड़ें कि ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित करेगा? ये हम आगे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए ये लिखें। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे विद्युत आवेश की खोज, और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ थैल्स ने देखा कि जब एम्बर और ऊन को रगड़ा जाता है तो एम्बर छोटे छोटे कणों को, जैसे धूल के कण, कागज के टुकड़े, मिट्टी के कण और लकड़ी के छोटे टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। दूसरा, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, सन 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि एम्बर के अतिरिक्त कांच, एबोनाइट आदि में भी यह गुण पाया जाता है। तो ये थी आवेश की बेसिक खोज, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने कि वैज्ञानिकों को सोचने के लिए मजबूर किया। यहां खोज नहीं हुई है, ठीक है, यहां एक ऐसी घटना हुई है जिससे कि हम ये सोचने को मजबूर हुए कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब इसकी खोज पे हम आगे बात करने वाले हैं। देखो, अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है चार्ज, आवेश।
अब तक हमने ये पढ़ा कि जो आवेश है उसकी खोज कैसे स्टार्ट हुई और उसमें क्या ऐसा मिला जिससे कि ये खोज करने को मजबूर हुए कि आवेश होता क्या है। ठीक है, तो आवेश में अभी तक हमने यही देखा, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम ये लिख सकते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इनमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इनमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आवेश कहते हैं। तो आवेश क्या है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं या आकर्षित करने लगती हैं। इस गुण को घर्षण आवेश कहते हैं तथा जिन वस्तुओं में गुण पाया जाता है उन्हें आवेशित वस्तु कहा जाता है। और आवेशित वस्तु का मतलब जिस वस्तु पर क्या है? आवेश। तो आवेश की हमने डेफिनेशन पढ़ी, इस डेफिनेशन को एज इट इज नोट कर लें। इसके बाद में हम चलेंगे कि भाई आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। देखो, आवेश के बारे में 1600 ईस्वी तक इतना ही पता था केवल। ये जो ऊपर की लाइन लिखी हुई है क्या है कि वस्तुओं को रगड़ने पे उनमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने गुण आ जाता है, इसे घर्षण आवेश कहते हैं तथा वस्तु आवेशित वस्तु कहलाती है। इतना ही पता था 1600 तक या 1750 तक। इसके बाद में आवेश के प्रकारों की अगर हम बात करें तो आवेश को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डूफे। डूफे ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। डूफे ने क्या बताया कि आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। लेकिन इसके पास इस बात का कोई प्रमाण, कोई प्रूफ नहीं था, कोई प्रूफ ऐसा था नहीं कि दो प्रकार का होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है, क्या होता है, वो कुछ नहीं पता इसको। इसने कहा कि सिर्फ आवेश दो प्रकार का होता है। इसके बाद 1750 में दूसरा आवेश के प्रकार में पहला पॉइंट ये है कि डूफे ने सर्वप्रथम यह बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। दूसरा पॉइंट है 1750 ईस्वी की बात है। उस समय, अब से कुछ ही समय पहले, कुछ 100 साल पहले, कुछ एक मतलब कोई मिनट 2 मिनट पहली बात नहीं है, 1750 साल पहले, वो 1750 ईस्वी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस वैज्ञानिक ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के लिए, आवेश के प्रकार को पता लगाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इसने बताया कि एक्चुअल में आवेश दो ही प्रकार का होता है। तो इसका मतलब डूफे की बात सही थी और आवेश दो प्रकार का होता है। इन्होंने एक आवेश को नाम दिया धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे आवेश को नाम दिया नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब एक बात यहां पर कि आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस साइंटिस्ट का नाम पढ़ो एक बार, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अधिकतर तुमने रिसर्च देखी होंगी कि जो रिसर्च है वो साइंटिस्ट के नाम पर ही होती है, लेकिन यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? आवेश दो प्रकार का इसको पता चल गया तो एक का नाम ये दे देता बेंजामिन और दूसरे का नाम दे देता फ्रैंकलिन, तो इसका भी नाम हो जाता ना। और हम आज क्या पढ़ रहे होते कि इस वस्तु पर बेंजामिन आवेश है, इस वस्तु पर फ्रैंकलिन आवेश है, जबकि इसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है जो कि मैं तुमको अभी बता देता हूं, सुनो। ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसको समझते हैं ऐसे। इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे जाता हूं क्योंकि हमको बेसिक चीजें पता है। ये चीजें मैं थोड़ा सा जल्दी में ही करवाऊंगा, ज्यादा इसमें तुमको भी दिमाग नहीं लगाना क्योंकि ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार पता होना जरूरी है कि बेस क्या है। कभी भी कुछ आएगा नहीं इसमें से, बट तुमको पता होना चाहिए कि बेस एक्चुअल में है क्या। प्लस और माइनस ही क्यों नाम दिया, इसके पीछे की छोटी सी कहानी ये है कि भाई आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश में गुण होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आवेशों की योज्यता, एडिशन ऑफ चार्ज। कि मान के चलो ये कोई बॉडी है, कोई सतह है, कोई वस्तु है जिस पर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दो ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसका मतलब टोटल चार्ज इस पर कितना हुआ। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, हमें पता है अगर किसी वस्तु पे प्लस ई माइनस ई, तो इस पर जो कुल चार्ज आएगा ना वो आएगा प्लस ई माइनस ई। अगर इसका टोटल करेंगे तो आएगा 0।
टोटल करने पे क्या आएगा 0। ठीक है, अगर हम कोई भी दो चीजों को जोड़ें, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनको हम जोड़ रहे हैं और बराबर में क्या मिल रहा है हमको 0। अगर कोई भी दो चीजों को जोड़ें और बराबर में 0 आ जाए, 0 आने का मतलब है कि दोनों खत्म हो जाएं, कुछ ना बचे। तो ऐसा किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ गणित में होता है, मैथ के अंदर ही ऐसा होता है। और मैथ में होता है प्लस और माइनस को जोड़ने पर। तो बेंजामिन और फ्रैंकलिन को जोड़ने पर 0 नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि बेंजामिन और फ्रैंकलिन को जोड़ने पर तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आएगा, लेकिन प्लस और माइनस को अगर जोड़ें तो बराबर में क्या आएगी 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। और आवेश गणित के इस नियम की पालना करते हैं, इसीलिए आवेशों का नाम प्लस और माइनस दिया गया। बोलो समझ में आया कि नहीं बात? कोई काम की नहीं है बात, मैं भी जानता हूं इस चीज को, लेकिन इतनी सी बात अगर तुमको पता है तो बहुत बढ़िया बेसिक नॉलेज आपको आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आवेश के प्रकार में केवल 2 पॉइंट। पहला, डुफे ने बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है। दूसरा, 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि आवेश 2 ही प्रकार का होता है, एक को धनावेश और दूसरे को ऋणावेश नाम दिया। दोनों पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद में अब हमने इस चीज को शॉर्ट में पढ़ लिया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया और बताया। क्या प्रयोग किया? कुछ प्रयोग भी तो किया होगा, वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग समझना, बहुत अच्छे प्रयोग हैं इसके, और इसमें बड़े बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी तुमको। कॉमन सेंस लगाना है केवल। अगर तुम्हारे अंदर सेंस है तो कॉमन सेंस ढंग से यूज करें तो तुमको यह समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो क्या प्रयोग किया? पहला प्रयोग। 2 प्रयोग किए और 2 प्रयोग से जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो तीसरा प्रयोग किया। पहला प्रयोग, इसने क्या किया कि एक कांच का टुकड़ा लिया, या कांच की बॉल ले लो, या फिर कुछ भी मान लो, जैसे कि कांच का एक रॉड ले लो। कांच की बॉल ले लेता हूं मैं, चलो। एक कांच की बॉल ली और इस कांच की गोली या बॉल को ऊन से रब करवाया। ध्यान रखें, स्टार्टिंग में थेल्स ने भी एम्बर को ऊन से ही रगड़ा था। इसने सोचा जब वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है, और यह बात विलियम गिलबर्ट बता चुका था पहले। विलियम गिलबर्ट की बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कांच को ऊन से रब कराया, रगड़ा मतलब घर्षण कराया कांच और ऊन के बीच में। अब इसने क्या देखा, जैसे मान के चलो अगर हम ये कोई आधार है जिससे कि रस्सियों द्वारा, 2 धागों द्वारा 2 कांच की गोली लटकी हुई हैं, ऐसे 2 कांच की गोली लटकी हुई हैं, सेम साइज अलग साइज कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 कांच की गोली है, अभी तक इनको रगड़ा नहीं गया है। आफ्टर रबिंग, रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के बाद ये क्या देखता है, अभी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जो अजीब लगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम की पालना हो रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। रगड़ने के बाद इसने क्या देखा कि इन दोनों पदार्थों को ऊन से रगड़ दिया, और जैसे ही इनको ऊन से रगड़ा तो इसके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट क्या था सुन लो। ये जो कांच की गोलियां हैं ना, ये एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट कर देती हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्सन, प्रतिकर्षण हो रहा है। ऐसे एक कांच की गोली और एक कांच की गोली ये रही, इधर ये इससे और ये इससे दूर भाग रही है, मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन हो रहा है। तो जब कांच की बॉल्स को रब करते हैं ऊन के साथ, तो ये रगड़ने से पहले इनके बीच में कोई भी बल नहीं लगता, मतलब ये ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत लटकी रहती हैं। लेकिन जैसे ही कांच को ऊन से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद ये एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देती हैं, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती हैं। अब यहां पे थोड़ी सी सोचने को मजबूर किया कि ये एक दूसरे को दूर क्यों कर रही हैं। देखो, हमको इससे पहले के प्रयोगों के आधार पर यह पता है कि जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उस पर आवेश आ जाता है, और आवेश जब उस पर आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आवेश आने से प्रतिकर्षण बल लगता है। अभी तक तो हम यही कह सकते हैं।
अब ये एक प्रयोग किया, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, दूसरा प्रयोग करने चला फ्रैंकलिन, और दूसरे प्रयोग में इसने क्या किया, अब की बार इसने एबोनाइट की बॉल ले ली, एबोनाइट की बॉल ले लो, रॉड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी ले लो। एबोनाइट की रॉड ली या बॉल ले ली और उसको रब करवाया फर से। फर मतलब होता है बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, फर से इसको रब कराया। पहली कंडीशन में ध्यान रखें किसको किससे रबिंग करवाई, कांच को ऊन से रगड़ा और ये पाया। दूसरी कंडीशन में एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा और सेम रिजल्ट आया। सेम मतलब जो यहां पे आया वो यहां पे आया, मतलब रगड़ने से पहले कुछ स्थिति इन बॉलों की है। दो बॉल दोनों की दोनों किसकी हैं, एबोनाइट की। ये दो बॉल हैं बिफोर रबिंग, आफ्टर रबिंग इनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है, ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही हैं, दूर भाग रही हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है तेजी से। सेम रिजल्ट पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में सेम रिजल्ट आया, तो इसको कुछ भी समझ नहीं आया। अगर ये अपना प्रैक्टिकल यहीं पे बंद कर देता और कुछ कहना चाहता तो क्या कहता, फिर ये यही कहता कि जब किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है तो वो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, मतलब आवेश मतलब प्रतिकर्षण, ऐसा कहता अगर वो यहीं पे इस प्रयोग को बंद कर देता। लेकिन उसने बंद नहीं किया, क्योंकि जैसे हमको समझ नहीं आ रहा है कि जैसे ही रगड़ने पे दूर क्यों भागती हैं, दूर भागने लग जाती हैं, ऐसे उसको कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने तीसरा प्रयोग किया। तीसरे प्रयोग में अलग कुछ नहीं किया, इसी प्रयोग को आधा आधा कर दिया। मतलब यहां से ये जो दोनों हैं कांच की बॉल्स हैं और कांच की बॉल्स को किससे रगड़ा है, ऊन से, और रगड़ने के बाद ये आ गई। अब यहां से इसने एक बॉल हटाई, यहां से इसने एक बॉल हटाई और यहां पे लाके लटका दी, एक बॉल हटा के यहां पे लाके लटका दी। चार्ज, ठीक है, जिस आवेश से मतलब रगड़ने के बाद एक यहां से एबोनाइट की बॉल पकड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ लिया और इन दोनों को एक साथ लटका दिया यहां पे। जैसे ही इसने लटकाया, या फिर हम ऐसे कहें कि स्टार्टिंग में ये तो है कांच की बॉल और जो दूसरी बॉल है वो है एबोनाइट की बॉल, ठीक है। अब इसको तो ऊन से रगड़ा और इस वाली को बिल्ली की खाल से रगड़ लिया। आफ्टर रबिंग इसने क्या देखा, अभी तक जैसी ये बॉल है वैसी ये बॉल है वैसी ये, मतलब गुरुत्वाकर्षण के अंदर लटकी हुई है, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। अब जैसे ही रगड़ा तो इसने कुछ ऐसा रिजल्ट इसको मिला। वो रिजल्ट क्या था कि अब की बार ये रिजल्ट आया और इस रिजल्ट की वजह से ही आवेश को एक्चुअली हम समझ पाए। मतलब अब की बार इनके बीच में प्रतिकर्षण ना होके क्या हो रहा था, आकर्षण। तो हमारे दिमाग में से एक भ्रम निकला कि जैसे किसी भ्रम क्या था कि किसी वस्तु पर आवेश आते ही वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। लेकिन अब इस तीसरे प्रयोग में देखो, यहां रगड़ा, रगड़ने के बाद आवेश आया होगा और आवेश आया होगा तो यहां दूर ना जाके पास आ रही हैं, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब आकर्षण हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रतिकर्षित होती है, वो आकर्षित भी हो सकती है। हाँ, एक चीज हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उन पर आवेश आता है और आवेश उन वस्तुओं के बीच में बल लगाता है, उन वस्तुओं के बीच में क्या लगाता है, बल, जिससे ये आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। अब कब आकर्षित होंगी कब प्रतिकर्षित, उसको देखो। अब हम इसके निष्कर्ष पे आते हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। इसके निष्कर्ष पे आते हैं। ये तीन प्रयोग तुम्हारे सामने हैं, इन तीन प्रयोगों को तुम अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सबसे पहले इसको लिखना कैसे मैं बता देता हूं कि जब कांच की गोलियों को ऊन से रगड़कर एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। दूसरा, जब एबोनाइट की गोलियों को बिल्ली की खाल से रगड़ के एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। तीसरा पॉइंट, जब कांच की बॉल को ऊन से रगड़कर तथा एबोनाइट की बॉल को बिल्ली खाल से रगड़कर इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो इनके मध्य आकर्षण होने लग जाता है। यहां तक ऐसे करके 3 पॉइंट नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि फाइनली निष्कर्ष क्या है, क्या किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम। तो निष्कर्ष सुनो
पहली चीज आवेश की खोज में बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। इसको कैसे पता चला, अब इस पर थोड़ा सा सोचते हैं। सबसे पहले यहां पे आओ, ये क्या है, कांच, ये कांच, और इन दोनों ही कांच हैं और दोनों को ही हमने रगड़ा ऊन से। सेम चीजों को सेम चीज से रगड़ा, सेम वस्तुओं को सेम वस्तुओं से रगड़ा, तो चार्ज भी कैसा आया होगा, सेम ही आया होगा। सीधी सी बात है कि भाई अगर ये कांच है, इसको ऊन से रगड़ने पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी तो कांच है, इसको भी ऊन से रगड़ने पे पॉजिटिव आएगा। अगर इस पे कोई चार्ज आएगा तो दोनों पे सेम ही आएगा, क्योंकि सेम ग्लास को ऊन से रगड़ा है, तो इन दोनों पे सेम चार्ज आएगा। तो इससे एक चीज, और सेम ऐसा ही यहाँ पे दोनों एबोनाइट की छड़ है, दोनों को बिल्ली खाल से रगड़ दिया, तो दोनों को रगड़ने पे सेम चार्ज इन पे भी आएगा। तो इसमें और इसमें दोनों कंडीशनों में एक चीज पता चलती है कि सेम चार्ज आने पे उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। सेम चार्ज आने पे उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब उसको कैसे पता, अभी उसको कैसे पता चलेगा आगे चल के, भाई यहां पे अगर मान के चलो प्लस आया, इस पे भी प्लस आया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे प्लस और यहां पे भी प्लस आया हो, या चारों पे ही माइनस आ गया हो, भाई वो तो तभी भी हो सकता है प्रतिकर्षण तो। लेकिन इस पे प्लस आए, इस पे भी प्लस आए, इस बात के तीसरा पॉइंट खिलाफ है। कैसे, अगर यहां पे प्लस आया तो इस पे भी प्लस, प्रतिकर्षण, इस पे प्लस तो इस पे भी प्लस और इस पे भी प्लस, मतलब इन दोनों पे प्लस प्लस आना चाहिए, प्लस प्लस आएगा तो ये दूर भागेंगे। इसका मतलब जो यहां पे आवेश है वो यहां पे नहीं है, इसका अपोजिट है वहां पे। मतलब अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे कौन सा है, माइनस, और यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे कौन सा है, प्लस। इस बात का कैसे पता चला, देखो जब स्टार्टिंग में किसी चीज की रिसर्च होती है तो कैसे भी पता नहीं चलता है, चीजों को माना जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की रॉड पे जो आवेश आया उसको तो मान लिया पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट की जो बॉल पे जो आवेश आया उसको मान लिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये प्लस और माइनस, इनके बीच में आकर्षण। तो पूरे से क्या निष्कर्ष निकलता है, पहला पॉइंट, निष्कर्ष में पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रैक्टिकल के बाद निष्कर्ष में पहला पॉइंट यह है कि जब कांच को ऊन से रगड़ने के पश्चात कांच पर धनावेश आता है, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। और दूसरा इसी में, तथा एबोनाइट को बिल्ली खाल से रगड़ने पे इस पे अन्य आवेश आता है जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऋणावेश नाम दिया। तो एक आवेश तो कांच की छड़ पर प्राप्त होता है जिसे धनावेश, तथा एक आवेश एबोनाइट की छड़ पर या एबोनाइट की बॉल पर प्राप्त होता है जिसे नेगेटिव चार्ज कहा गया। और इन दोनों को एक साथ रखते हैं। तो अब सुनो दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट बता दिया मैंने कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक तो वह जो कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ अर्थात धनावेश, तथा एक वह जो कि एबोनाइट की छड़ पर प्राप्त हुआ अर्थात ऋणावेश। दूसरा पॉइंट यह है कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण होता है, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये चीज बाद में भी ट्रू निकली, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको। तो इस प्रकार आवेश की खोज हुई और आवेश के प्रकारों के बारे में पता चला कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है वर्क फंक्शन, कार्य फलन। इसको W0 या फाई नॉट से डिनोट करते हैं, W0 या फिर फाई नॉट से इसको डिनोट किया जाता है। अब सुनो कार्य फलन क्या होता है, वर्क फंक्शन। कि मान के चलो, देखो अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना उसको ऐसे पढ़ रहे थे कि जैसे हमको आवेश के बारे में कुछ नहीं आता। अब जो आवेश के बारे में सब कुछ पता चल गया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और समान के बीच में प्रतिकर्षण है, समान के बीच में आकर्षण, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब आवेश के बारे में बहुत कुछ जान गए, अब उससे थोड़ा और आगे जंप लगा के जाते हैं। जब आवेश वगैरह की खोज हो गई, इसके बाद में और भी बहुत सारी खोजें हुई, जिसमें बोर परमाणु मॉडल, इसके साथ साथ रदरफोर्ड वगैरह के मॉडल, और उसने परमाणु के बारे में सबको समझा दिया। अब हम ऐसा माने अपने आप को कि हमको परमाणु के बारे में रदरफोर्ड बोर मॉडल वगैरह सब कुछ आता है। तो
कार्यफलन क्या होता है? देखो, बोर परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी सतह से केवल इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, अर्थात किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को फ्री किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है। अब जैसे ये कोई सतह है जिस पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डेड है, सतह के साथ बंधित है, अर्थात इसके परमाणु से बंधित है, और इसकी बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी मतलब जिस ऊर्जा से ये बंधा हुआ है सतह से, वो ऊर्जा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा हमने मान लिया। अब यदि मैं इसको बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देता हूं तो ये ऊर्जा इतनी ऊर्जा से बंधा हुआ है, तो ये इतनी ऊर्जा इसको यहां से निकाल पाएगी क्या? तो इसका जवाब है नो, नहीं निकाल पाएगी। अगर मैं इस ऊर्जा को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूं तो इतनी ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, रिलीज हो सकता है। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, लेकिन निकलने के बाद वो गति नहीं करेगा। उसकी जो वेग होगा ना, वेलोसिटी कितनी होगी? 0। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। क्वांटम में भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, पर अभी थोड़ा सा पढ़ लो। अब यदि मैं इसको, ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन ऊर्जा है, इस बंधन ऊर्जा से परमाणु से बंधित है। अगर मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दूं तो ये गति करेगा, और कितनी ऊर्जा से? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो इसको निकालने में खर्च हो जाएगी, यहां से मुक्त करने में, फ्री करने में खर्च हो जाएगी। बाकी कितनी बची? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये उस ऊर्जा से, उस गतिज ऊर्जा से गति करेगा। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में यह गति नहीं करेगा। कार्यफलन क्या होता है? किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। तो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। इसे W0 या φ0 से व्यक्त किया जाता है। किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है, जिसे W0 या φ0 से व्यक्त किया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी खुद की बंधन ऊर्जा है, तो इसका कार्यफलन भी कितना होगा? 3 ही होगा। क्यों होगा 3? इसका रीजन सुनो। यहां पे मुझे एक बात बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दूं तो क्या ये निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दूं तो ये, हम निकलने की बात कर रहे हैं, गति की बात ही नहीं कर रहे। तो निकल तो जाएगा लेकिन गति नहीं करेगा, और निकलने की बात करनी है हमको। 4 पे निकल जाएगा, 5 पे भी निकल जाएगा, 6 पे भी निकल जाएगा। तो इन सब में मिनिमम कौन सी है? निकलने वाली ऊर्जा में सबसे मिनिमम कौन सी है? सबसे मिनिमम 3 होगी। तो ये इसका कार्यफलन है। तो कार्यफलन की परिभाषा लिख लेना, किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। ये तो कार्यफलन हो गया। अब हम आते हैं आवेश को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो देखो, आवेश की इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब आवेश क्या होता है, कैसे आया, कैसे एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्या होता है, तो वो हम समझेंगे किसमें? आवेश की इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमको ये बताएगी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब जो परमाणु मॉडल है, एटॉमिक जो मॉडल है किसका, रदरफोर्ड या बोर जिसको कहो, वो मॉडल हमको बताएगा कि आवेश कैसे आ जाता है। तो उसको समझो। जैसे अब इसमें घिसी पिटी रामायण जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो हमको पढ़नी है। इसमें ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, शॉर्ट में जैसे भी लिखना है लिख लेना। किसी भी परमाणु के बीचों बीच में संपूर्ण धनावेश होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ये नाभिक है। नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या लगाते हैं, चक्कर। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीच में संपूर्ण धनावेश
व्यवस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणात्मक आवेश चक्कर लगाता है। जब अच्छा, इसमें से नाभिक में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब नाभिक में केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता। अब नाभिक में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता नॉर्मल वे में, मतलब ये जो ऊर्जा दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे नहीं निकलेगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, मतलब इससे तो करोड़ों गुनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए उसको, लाखों गुनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए निकालने के लिए। तो अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, वो बात करेंगे इसकी हम न्यूक्लियस फिजिक्स के अंदर, लेकिन अभी छोड़ो। अब हम आते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकाला जा सकता है। अगर हम इनको ऊर्जा दे दें, जितनी इनकी बंधन ऊर्जा है, तो इनको निकाला जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी कैसे आवेश को डिफाइन करेगी? जैसे मान के चलो, देखो एक कोई कांच की रॉड है, कांच की रॉड है, इस कांच की रॉड को ऊन से रगड़ा, इस कांच की रॉड को हमने किससे रगड़ा? ऊन से। ऊन से कांच की रॉड को रगड़ने के बाद हम देखते हैं कि इस पर धनावेश आ जाता है। इस पर क्या आ जाता है? धनावेश। एक चीज और तुमको बता दूं कि अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन कांच की रॉड पे आने वाले आवेश को नेगेटिव मान लेता, क्योंकि उसने माना ही तो था, इसको नेगेटिव मान लेता और एवोनाइड वाले को पॉजिटिव मान लेता, तो आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और नाभिक को नेगेटिव पढ़ रहे होते, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा उसने माना तो हमको अजीब क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने ऐसा उल्टा देखा ही नहीं, हमने तो वो जो है वो ही देखा है, तो उसी को सीधा मानते हैं। इसका जो है, अगर जैसे मैं बता रहा हूं उसको हम उल्टा मानेंगे। अगर वो ऐसे मान लेता तो आज हम ऐसे पढ़ रहे होते हो, अगर एक्चुअल वाले को देखते तो वो हमको उल्टा लगता। यहां पॉजिटिव चार्ज आया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है? आएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन कैसे आ सकता है? देखो, अगर किसी परमाणु में, ये नाभिक है, इस नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, सिर्फ आवेश की बात हो रही है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, मतलब जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। मतलब किसी परमाणु में अगर +q धनावेश है तो -q ऋणावेश होगा, टोटल क्या होगा इसका? 0। तो कोई भी परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उदासीन का मतलब है कि उस पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0। अब ये अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, कहीं से भी इसको ऊर्जा मिल जाए और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद नाभिक में प्रोटॉन तो बचेंगे 2 और इलेक्ट्रॉन बचेगा केवल नीचे वाला, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 निकल गया। अब इस पर नेट चार्ज निकालो, तो इस पर नेट चार्ज प्लस का तो 2e, इतना तो नाभिक में धनावेश है भाई, एक प्रोटॉन पे 1 ही आवेश होता है पॉजिटिव, तो +2e और माइनस आवेश कितना? -e बराबर +e। 0 आया क्या? नहीं आया, जबकि यहां पे क्या आ रहा था? 0। पहले +2e और -2e बराबर 0 था, लेकिन अब की बार -2e नहीं है, -e है, तो बराबर में +e आया, ना कि 0। इसका मतलब अब इस पे आवेश आ चुका है। तो अगर किसी पदार्थ पे धनावेश आ रहा है, वो कब आ सकता है? जब उसमें से क्या बाहर निकल जाए? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब इसमें से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले। तो कहां गए भाई? यहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो वो कहां गए होंगे? इसके पास गए होंगे। अगर मैं मान के चलो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे और आ जाए, ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज तो कितना? +2e, नेगेटिव चार्ज -3e और आवेश कितना हो गया? -e। इसका मतलब यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उस पर आ जाता है धनावेश, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर आ जाता है ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, कहीं से इसको ऊर्जा मिली, कहां से मिली अभी बताऊंगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और किसके पास पहुंचे? बगल वाले के पास पहुंचे होंगे, तो इस पे क्या आ गया होगा? यहां पे 3 बार प्लस चार्ज आया, तो यहां पे भी 3 बार कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो अब एक बार फिर से इस टॉपिक पे आओ। ये हमने पढ़ा कार्यफलन,
अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमको इसकी बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद यहां पर धनावेश रह जाएगा। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इसके पास पहुंचे तो इस पर धनावेश आया, इस पर ऋणावेश। दिक्कत एक आ रही है, बस दिक्कत यह है कि इसको ऊर्जा कहां से मिली, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ऊर्जा कहां से मिली। तो मुझे एक बात बताओ, हमने एक हाथ में ले रखा है कांच और दूसरे हाथ में ले रखा है ऊन। हम इन दोनों को रगड़े नहीं, अलग अलग रहने दें, तो क्या इन पे आवेश आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इनको रगड़ते हैं तो हमें पता है रगड़ने से गतिज ऊर्जा हीट के रूप में बदलती है, गतिज ऊर्जा हीट में कन्वर्ट होती है। और हीट क्या है? एक एनर्जी। और वो एनर्जी मिलती है इसके कॉन्टैक्ट सरफेस को, जहां तक ये दोनों कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं, इन दोनों को ये ऊर्जा मिलेगी। इस ऊर्जा का यूज ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब जिसका कार्यफलन कम होगा वो आसानी से क्या त्याग देगा? इलेक्ट्रॉन। और जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहां पे बन के तैयार है कि एक तो है ग्लास और दूसरा है एक तो है कांच और दूसरा है ऊन। क्वेश्चन ये है कि कांच और ऊन दोनों में से कार्यफलन किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जवाब मिलेगा। भाई एक बात बताओ, हमने इन दोनों को रगड़ा तो इन दोनों की सरफेस कांटेक्ट में थी, संपर्क में थी। रगड़ने से जितनी भी ऊर्जा रिलीज हुई उसका आधा हिस्सा इसको मिला और आधा हिस्सा इसको मिला, ठीक है। गिलास ने तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा। तो ये मान के चलो इसका जो कार्यफलन है ना वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से रिलीज हो रही है एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मिल रही है और इसको भी मिल रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो यहां 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, जबकि मिल कितनी रही है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। अब यहां कितनी चाहिए हमको नहीं पता, लेकिन हमको यह पता है कि इसने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागी। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागता तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आता, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसके इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब इसका कार्यफलन कितना होगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका हो सकता है। बोलो बात आ रही है, बात समझ में? तो इतना इनका कार्यफलन। इसका मतलब इसका जैसे 4 ले लो, 4, और इसका कितना 2। तो बताओ ज्यादा कार्यफलन किसका है? ऊन का, जिसने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे, और कम किसका है? कांच का। तो इसी तरीके से हम एबोनाइट और फर दोनों में पता लगाएंगे किसका कार्यफलन ज्यादा कम है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ये पूरा बेस था, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, इसमें अच्छे से दिमाग लगाओ तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। इस प्रकार हम ये पढ़ सकते हैं कि आवेश, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये हमने समझा कि भाई किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते। अच्छा एक चीज और, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, दोनों आवेशों को आने के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन? बताओ। चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए, दोनों को आने के लिए जिम्मेदार केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होता है। केवल जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। भाई पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे जिम्मेदार होता है? देखो प्रोटॉन का ट्रांसफर होता नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए, दोनों के लिए ही जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। बोलो आई बात समझ में? एक चीज और कि रगड़ने के बाद इनके द्रव्यमान पर कोई फर्क पड़ता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। जिस पे धनावेश आता है उसके द्रव्यमान में कमी होती है, और जिस पे ऋणावेश आता है उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है? वृद्धि। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ गया तो जितना गया उतना द्रव्यमान कम हो गया। मानता हूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना द्रव्यमान इधर से कम हो गया और इधर बढ़ गया।
तो ये था बेसिक, नोट कर लें इसको अपनी लैंग्वेज में। देखो आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, मतलब किसी वस्तु पर कितने प्रकार से आवेश लाया जा सकता है। तो वे ऑफ चार्जिंग यानी कि आवेशन के प्रकार। ठीक है, पहला है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब है चालक किसे कहते हैं, एक बेसिक सी परिभाषा है, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं वो क्या होता है, कंडक्टर होता है यानी कि चालक होता है। उस चालक को कैसे आवेशित किया जा सकता है चालन द्वारा, तो वो समझो। बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है इस टॉपिक को, नॉर्मली पढ़ जाओ। सबसे पहले मान के चलो मेरे पास ये कोई चालक है जिस पे Q आवेश है, जिस पे कितना आवेश है Q। अब यदि मैं इसके पास में ये देखो, ये तो यही है, अगर मैं इसके पास में एक और दूसरे कंडक्टर यानी कि चालक को लाके रख देता हूं, चालन द्वारा आवेशन, एक चालक के संपर्क में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, यहां पे संपर्क में दूसरा आवेश मैंने रख दिया, तो सॉरी एक चालक के संपर्क में दूसरा चालक रखा, तो हमें पता है कि आवेश जो है चालक में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। तो ये दोनों चालक हैं, कांटेक्ट में है ही, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोनों पे। अगर ये साइज में सेम है, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज इस पे और दो पॉजिटिव चार्ज इस पर, मतलब इस पे आवेश आ जाएगा Q/2, तो इस पे भी आवेश आ जाएगा Q/2। ऐसा भी हो सकता था, अगर ये अलग अलग साइज के होते या अलग अलग पदार्थों से बने होते तो ऐसे भी हो सकता था कि इस पे 1 आ जाता, इस पे 3 आ जाते, यानी कि इस पे आ जाता Q/4, इस पे आ जाता 3Q/4, ऐसे भी हो सकता था। तो हो तो कोई भी सकता है, अगर समान साइज है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा आवेश, और साइज अगर कुछ डिफरेंट है तो उस अनुपात में ही बटेगा। ठीक है, ये तो पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड आता है इसका, जो कि हमारे सिलेबस में थोड़ा ज्यादा बढ़ा के दे रखा है, बाकी जरूरत नहीं है उसकी। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट। इसमें तो ये कांटेक्ट में होते हैं, संपर्क में होते हैं, लेकिन ये देखो संपर्क में ही थे, अलग कर दिए थे मैंने, तो अलग मत मानना है। प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहां पर टच थे, यहां पर टच नहीं होंगे, फिर भी चार्जिंग हो जाएगी, आवेश आ जाएगा। कैसे आएगा सुनो, इसमें दो बता रहा हूं मैं। पहला, एक गोले को आवेशित करना, एक गोले को आवेशित करना, केवल एक गोले पे आवेश लाना है, धनावेश ऋणावेश कुछ भी लाना हो। देखो जैसे मान के चलो मुझे धनावेश लाना है किसी गोले के ऊपर, धनावेश किसी गोले पे धनावेश लाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक गोला लिया और इस गोले को कुचालक स्टैंड पे कस देंगे। वापस सुन लो, इंसुलेटिंग स्टैंड, कुचालक, जिसमें से चार्ज फ्लो ना हो पाए। अगर मुझे यहां पे पॉजिटिव चार्ज लाना है इस गोले के ऊपर, तो यहां मुझे नेगेटिव रॉड लेनी पड़ेगी। कैसी रॉड लेनी पड़ेगी, नेगेटिव रॉड। नेगेटिव रॉड को इसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, लेकिन इसके पास में रखना है और इसको कुचालक स्टैंड पर रख देना। क्यों, क्योंकि देखो जो अर्थ होती है ना, जमीन, वो आवेश का बहुत, उसकी धारिता बहुत ज्यादा होती है, कितना ही आवेश ले सकती है और कितना ही आवेश दे सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर यहां पे आवेश आया और ये सुचालक हुआ स्टैंड, तो आवेश जमीन में चला जाएगा, तो जमीन में ना जाए इसलिए कुचालक स्टैंड, जैसे कि लकड़ी पर रख दिया हमने, इसको लकड़ी के स्टैंड पर लगा दिया। अब जैसे ही फर्स्ट स्टेप में हमने इसको रखा, एक इसके पास में ऋणावेश से छड़ रखी, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे,
एक जगह से दूसरी जगह केवल इलेक्ट्रॉन जाते हैं, प्रोटॉन नहीं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित होकर उधर भागेंगे, दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो प्रतिकर्षित होकर इधर आ गए। अब इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हुई तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज उधर पहुंचा है उतना पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमको इसको धनावेशित करना है। धनावेशित कब होगा, जब इस पे से नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो जो आवेश खत्म करना है उसकी अर्थिंग कर दो, मतलब जमीन से टच करा दो, जमीन में चला जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इस जो रॉड है, नेगेटिव रॉड, इसको मत हटा देना। इसको हटाते ही पूरा चार्ज अर्थ हो जाएगा, ध्यान रखें। तो हम इसको तो यहीं पे लगा के रखेंगे और इसके दूसरे वाले हिस्से को अर्थिंग कर देंगे। जो चार्ज हमको नहीं चाहिए था, नेगेटिव चार्ज यहां पे था, इस वाले हिस्से को हमने अर्थ कर दिया। जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे इधर से पूरा नेगेटिव चार्ज जमीन में चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को अर्थ करोगे ना तुम, तो पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह जमीन में जाए ऐसा संभव नहीं है। नेगेटिव चार्ज चला जाएगा इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको इधर अर्थिंग करते, ठीक है, इधर अर्थिंग करते, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको आकर्षित करेगा, जमीन में जाने नहीं देगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ उल्टा काम है। या नेगेटिव चार्ज था, ये इसको ऑलरेडी दूर भगा रहा है और अर्थ में इसको नीचे जाने की जगह मिल गई। तो जब ये इसको भगा रहा है और उसको जाने की जगह मिल गई, तुरंत भाग जाएगा। ठीक है। अब तक हम इस नेगेटिव रॉड को हटाएंगे नहीं, लेकिन अगले स्टेप में इस नेगेटिव रॉड को हम हटा देते हैं। सबसे पहले यहां पे एक तो नेगेटिव रॉड है, एक अर्थिंग वायर है, किसको पहले हटाएं? पहले अगर हमने नेगेटिव रॉड को हटा दिया तो ये चार्ज भी अर्थिंग हो जाएगा। अभी तक ये यहां क्यों है? क्योंकि ये इसको आकर्षित कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहां। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हटाएंगे, अर्थिंग वायर को। ये नेगेटिव रॉड एज इट इज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और इस वायर को हमने हटा दिया, स्टैंड पे इसको लगा दिया। इंसुलेटिंग स्टैंड है। अगर स्टैंड, वापस बता रहा हूं, स्टैंड चालक है तो यहीं से चला जाएगा, अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा ही चला जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस रॉड को भी हटा देंगे और केवल ये बचेगा जमीन पे, इस पे ये देखो कुचालक स्टैंड पे लगा हुआ। अब ये पॉजिटिव चार्ज का समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षित होकर पूरे में एक समान रूप से फैल जाएगा, ऐसे। तो ये हुआ एक गोले को एक समान रूप से धनावेशित करना। अगर ऋणावेशित करना होता तो कैसे करते? नेगेटिव लेते यहां पे या पॉजिटिव। अगर ऋणावेशित करना होता तो पॉजिटिव लेते, इधर माइनस आता, इधर प्लस आता, अर्थिंग कर देते, प्लस जमीन में और माइनस फैल जाता पूरे में। अब यदि सेकंड स्टेप, ये इंडक्शन है, इसमें इंडक्शन मतलब प्रेरण, प्रेरण मतलब प्रेरणा लेना। इसको देख के ये ध्रुवित हो जाता है, एक तरफ प्लस आ जाए एक तरफ माइनस आ जाए, इस घटना को बोलते हैं ध्रुवण, ठीक है, पोलराइजेशन। यहां पे इसको बिना टच किए हमने इसको आवेशित कर दिया। इस पूरे मेथड को बोलते हैं प्रेरण। इस पूरे मेथड क्या बोलते हैं? प्रेरण। तो प्रेरण क्या होता है, जब किसी, चलो प्रेरण की परिभाषा स्टार्टिंग में हमने लिखी नहीं थी, यहां पे लिख लेना, प्रेरण द्वारा आवेशन प्रेरण की परिभाषा। जब किसी सुचालक पदार्थ को किसी आवेश के पास ले जाते हैं या विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके दोनों सिरे विपरीत आवेशित हो जाते हैं, यह घटना ध्रुवण कहलाती है तथा उत्पन्न आवेश प्रेरित आवेश कहलाता है। दो गोलों को करना हो तो दो गोलों को आवेशित करना, दो गोलों को आवेशित करना। देखो दो गोलों को आवेशित कैसे करेंगे। अब की बार हम एक की जगह दो गोले लेते हैं, एक दो, दोनों को कुचालक स्टैंड पे लगा देते हैं और इनको टच करके लेना है। अब इन पे दो गोलों को आवेशित करेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे नेगेटिव। देखो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड ले ली, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, पूरे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे, इसके और इसके, तो इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, भाई इन दोनों को टच किया हुआ है ना, टच किया हुआ है, इसका मतलब है हम
इसको बिना टच करे, गोलों से इस रॉड को टच नहीं करेंगे और इनको आवेशित कर देंगे। ठीक है, इस पे एक पे प्लस आएगा और एक पे माइनस। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा वाला जो स्टैंड है, दूसरा वाला गोला है, यानी कि ये ए है ये बी है, बी वाले गोले को इससे दूर हटा लेंगे, दूर हटा लेंगे और इसको हमें छेड़ना नहीं है, इस वाली रॉड को और इस वाले गोले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे हम, ये लो, और इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज। लास्ट में क्या करेंगे, इसको, इस रॉड को हटा दो। जैसे इस रॉड को हटाएंगे तो आवेश एक समान रूप से दोनों गोलों में फैल जाएगा। ठीक है, इस पे तो आ जाएगा पूरे पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पूरे पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो आई बात समझ में। तीसरा मेथड, घर्षण द्वारा आवेशन। देखो, घर्षण द्वारा कुचालक पदार्थों को आवेशित किया जाता है। घर्षण द्वारा कैसे पदार्थों को आवेशित किया जाता है, कुचालक, इंसुलेटर्स को। अब देखो, घर्षण द्वारा आवेशन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से उन पर विपरीत आवेश आ जाता है, हो गया ना आवेशन। मतलब जैसे देखो, ये कांच है, कांच की रॉड है, इसको हम ऊन से रगड़ते हैं, ऊन है, इन दोनों को जब आपस में रबिंग करेंगे, घर्षण करेंगे इनका, तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो घर्षण द्वारा हुआ आवेशन, इसको कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही हमने इनको आवेशित किया, पूरे टॉपिक अब तक जितना भी पढ़ा है पूरे में से ही, स्पेशल इस टॉपिक में से नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे अगर प्लस क्यू आवेश आया होगा तो इस पे माइनस क्यू आवेश आया होगा। क्यों? क्योंकि इस पे से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो दोनों पर, इस घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर परिमाण में समान, नोट करके इस बात को लिख देना लास्ट में, घर्षण द्वारा आवेशन में परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश आता है। परिमाण में समान मतलब इस पे 6 कूलाम तो इस पे भी 6 कूलाम, इस पे 1 कूलाम तो इस पे भी 1 कूलाम, लेकिन एक पे +1 कूलाम और एक पे -1 कूलाम, दोनों पे परिमाण में समान और प्रकृति में कैसा आवेश आता है, विपरीत। बोलो आई बात समझ में। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज, अगर मैं इन दोनों को घर्षण आवेश आने के बाद वापस टच करा दूं तो वापस टच कराने पे क्या होगा, +Q -Q और फाइनली रिजल्ट 0। मतलब ये वापस से डिस्चार्ज हो जाएंगे, अर्थात इन पे 0 चार्ज हो जाएगा वापस से, जैसे पहले थे। तो बोलो आ रही है बात समझ में। एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन ये है, जब पेन को बालों से रगड़कर, या फिर जैसे कंघा आता है उसको भी हम बालों से रगड़ के छोटे छोटे पार्टिकल को वो उठा लेता है, उनको आकर्षित कर लेता है। क्यों कर लेता है, वो तो पूछ रहा है कि पेन को बालों से रगड़कर धूल के कणों या कागज के टुकड़ों के पास ले जाने पर यह आकर्षित करता है, क्यों? जैसे देखो, ये है पेन, इसको हमने बालों से रगड़ लिया, ये बाल है, इन बालों से रगड़ लिया, तो पेन पे कोई ना कोई सा आवेश तो आ ही गया होगा। जरूरी नहीं है प्लस आए माइनस, कोई भी आया मतलब नहीं है। माना कि इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया बालों से रगड़ने के बाद, पेन पे नेगेटिव चार्ज, चलो पेन बना दो, पेन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब यदि हम इसके पास, इसको छोटे छोटे पदार्थों के पास ले जाते हैं, मतलब ये जमीन है, जमीन पे कागज का टुकड़ा पड़ा है छोटा सा, ऐसे ही बना लो, इसके पास में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले आता हूं। कागज का टुकड़ा कुचालक होता है जिस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। कागज का टुकड़ा इतना बड़ा बनाया मैंने क्योंकि हमको समझना है, बाकी छोटे छोटे कणों को आकर्षित करेगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है पूरे पे। तो दूसरे नंबर पे जो था प्रेरण द्वारा आवेशन, इसकी इस साइड में कौन सा आवेश आएगा, मतलब इस कागज में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रतिकर्षित होंगे नेगेटिव से, तो प्रतिकर्षित होकर इलेक्ट्रॉन तो इधर भाग जाएंगे, इसके यहां से आगे जा नहीं सकते, रास्ता ही नहीं है। और इधर क्या बचेगा, धनावेश, धनावेश बचा। अब देखो, इस पेन पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश, और पेन वाली साइड में कौन सा आवेश है, धनावेश। ऋणावेश भी है लेकिन वो दूर है, तो ये धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा
परंतु ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा। ऋणावेश ज्यादा दूर होगा धनावेश के बजाय। तो जो ऋणावेश है ना, ऋणावेश की वजह से तो इधर बल लगेगा और धनावेश की वजह से अंदर की ओर, लेकिन पास में कौन है? धनावेश। तो जो पास में होता है ना उस पर बल ज्यादा लगता है और जो दूर होता है उस पर बल कैसा लगता है? कम। तो ये तो प्रतिकर्षण, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण। मुझे एक बात बताओ, अब ये कागज का टुकड़ा इस पेन की ओर आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित? सोचो, आकर्षण ज्यादा होगा कि प्रतिकर्षण? तो ज्यादा होगा आकर्षण। क्यों? क्योंकि ये पास में है और ये दूर है। आगे हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे कि दूरी बढ़ने पर बल घट जाता है। तो ये पास में है इसलिए आकर्षण ज्यादा होगा, ये दूर है इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और ये कागज का टुकड़ा इस पेन की ओर आकर्षित हो जाएगा और लास्ट में कैसे चिपक जाएगा? यही हमारा जवाब है। पेन बालों से रगड़कर धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए कर लेता है क्योंकि उसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाती है, अर्थात प्रेरण द्वारा वो टुकड़ा आवेशित हो जाता है और इसकी ओर आकर्षित होता है। आज की वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो जितना हो सके इसको शेयर करें। पहली वीडियो है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको स्टार्टिंग से पढ़ पाएं, क्योंकि जब बच्चे पीछे रह जाते हैं तो वो उसको समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि कोर्स ज्यादा निकल गया है। इसको शेयर कर दें और लाइक करें, कमेंट करके अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछें। अगर कोई टॉपिक जो तुम बुक वगैरह में पढ़ो और शायद मैंने नहीं भी बताया हो कोई टॉपिक, क्योंकि ये बेसिक था, इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है बताना, नहीं भी बताया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन फोटो खींच के भेज दो या फिर लिख के भेज दो, उसका जवाब मैं वहीं पे तुमको दे दूंगा।